Hello friends, this is Parveen Solanki from PL Shroff College. Friends, today we will be discussing what is a consideration. Friends, लॉ की लैंग्वेज में कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न. टेक्निकल सेंस में कंसिडरेशन को लॉ के लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में एक वर्ड है क्विड प्रो को, मीन्स समथिंग इन रिटर्न. और इसका मतलब होता है द प्राइस ऑफ ए प्रॉमिस. ओके, प्रॉमिस के लिए प्राइस. ओके, व्हेन ए पार्टी टू एन एग्रीमेंट promises to do something or abstains from doing something, he must get something in return. ओके, जब एक पर्सन कुछ करने के लिए प्रॉमिस करता है या कुछ नहीं करने के लिए प्रॉमिस करता है, करने से रोकने के लिए प्रॉमिस करता है, तो उस पार्टी को, उस पर्सन को बदले में कुछ ना कुछ मिलना ज़रूरी है. ओके, ये कुछ ना कुछ जो बदले में मिलता है इसको कहते हैं समथिंग इन रिटर्न, एंड इसी समथिंग इन रिटर्न को कहते हैं कंसिडरेशन. ओके, और इसी कंसिडरेशन का टेक्निकल सेंस में नाम है क्विड प्रो को. ओके, अगर हम कंसिडरेशन की डेफिनेशन पुलक के वर्ड्स में देखते हैं तो कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट and the promise thus given for the value is enforceable. मतलब कंसिडरेशन ऐसा प्राइस है जो प्रॉमिस के लिए पे किया जा रहा है. राइट, मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस दे रहा है और उस प्रॉमिस के बदले में जो खरीदा जा रहा है, जो लॉ के आंखों में इन्फोर्सिएबल है, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन. ओके, सो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि कंसिडरेशन का मतलब और कुछ नहीं, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न. ओके, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act, abstinence or promise is called a consideration for the promise. Okay, so हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसेंशियल फीचर होना जरूरी है कंसिडरेशन का. अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिकली दो पार्ट्स हो गए, एक तो प्रॉमिस और दूसरा कंसिडरेशन. ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो कि एग्जाम्पल है कि ए proposes to sell his motor car to B for rupees 15,000 and B accepts the proposal. ओके, A प्रपोजल देता है कि वो अपनी कार B को बेचना चाहता है 15,000 में और B उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में A प्रॉमिस करता है टू सेल हिज मोटर कार टू B. किस लिए? जिसके लिए B का कंसिडरेशन क्या है? B also gives the promise to pay 15,000 to A. For B's promise to pay the sum of rupees 15,000, the consideration is A's promise to sell his motor car. Okay, so A जो है वो मोटर कार बेचने का प्रॉमिस करता है 15,000 में और B मोटर कार खरीदने का प्रॉमिस करता है 15,000 में. तो दोनों ने अभी कोई खरीदी बिक्री की नहीं है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को क्या एक्सचेंज किया है? प्रॉमिस एक्सचेंज किया है कि दोनों भी क्या करेंगे, अपना कार एक खरीदने तैयार है, एक बेचने तैयार है. ठीक है, सो दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? प्रॉमिस दे रहे हैं. इसका मतलब दोनों के लिए कंसिडरेशन क्या है? प्रॉमिस है. ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव सीन व्हाट इज मीन्ड बाय कंसिडरेशन. ओके, सो कंसिडरेशन कुछ करने का प्रॉमिस या कुछ करने से रोकने का प्रॉमिस भी हो सकता है. ओके, सो कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न. टेक्निकल सेंस में इसे बोलते हैं क्विड प्रो को. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इसेंशियल रूल्स ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशन. ओके, एक कंसिडरेशन को वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके अंदर कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए. तो वो इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. नाउ सी फ्रेंड्स, लॉ में हमेशा जब भी हम कुछ पढ़ेंगे तो
तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का लीगल रूल क्या होना चाहिए, लीगल रूल्स होने चाहिए, उसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो एक कंसिडरेशन को भी वैलिड होने के लिए उसके अंदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। नाउ व्हाट आर दोज लीगल रूल्स टू बिकम ए वैलिड कंसिडरेशन। एक कंसिडरेशन को वैलिड होने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, ए कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ ए प्रॉमिसर। कंसिडरेशन किसके डिज़ायर पे मूव होना चाहिए, प्रॉमिसर के डिज़ायर पे मूव होना ज़रूरी है, ठीक है। नाउ बेसिक चीज़ है कि जो पर्सन ऑफर दे रहा है वो प्रॉमिस करने वाला जो पर्सन है, प्रॉमिसर जो है, उसके डिज़ायर पे, उसकी इच्छा के अनुसार ही कंसिडरेशन मिलना चाहिए। सपोज मैं अगर कोई चीज़ बेचना चाहती हूँ तो मुझे कितने में बेचनी है उतने में ही बेचूंगी ना, कोई और डिसाइड करेगा क्या मेरी चीज़ कितने में बिकेगी, बिल्कुल नहीं। सो कंसिडरेशन किसके डिज़ायर पे मूव होना चाहिए, प्रॉमिसर के डिज़ायर पे मूव होना ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट इसका जो इम्पॉर्टेंट इसेंशियल है, एक कंसिडरेशन का लीगल रूल या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ए कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन या तो प्रॉमिसी के थ्रू दिया जाना चाहिए या तो कोई और पर्सन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर मेरे घर पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, ठीक है, और मैं अगर घर पे अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरे बिहाफ पे अगर मेरे घर का कोई भी मेंबर पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को पैसा दे देता है तो इट विल बी कंसिडर्ड। मतलब कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉमिसी है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को एग्री किया है, उसने ही देना चाहिए। कंसिडरेशन उस प्रॉमिसी के बिहाफ पे कोई अदर पर्सन भी पे कर सकता है। मेरा सन, मेरा डॉटर, मेरे हस्बैंड या मेरे फैमिली का कोई भी मेंबर कंसिडरेशन को पे कर सकता है। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंसिडरेशन का या लीगल रूल है कि कंसिडरेशन में बी गिवन बाय द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। थर्ड इसका इम्पॉर्टेंट जो इसेंशियल लीगल रूल है वैलिड कंसिडरेशन का, वो है ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू अपॉन इट। तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है कि ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू अपॉन इट। स्ट्रेंजर मतलब जो पर्सन अननोन है, स्ट्रेंज है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, वो सूट नहीं कर सकता, वो कंसिडरेशन के लिए सूट नहीं कर सकता, ओके। सो अनलेस एंड अनटिल देयर इज ए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए पार्टी कैन नॉट स्यू ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। द privity of contract means the relationship that subsists between the parties। जब तक पार्टी जो प्रॉमिसर है उसके बीच में और प्रॉमिसी के बीच में और उस थर्ड पार्टी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो वो स्ट्रेंजर कहलाएगा, ओके। और बिना रिलेशनशिप के वो स्ट्रेंजर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या कंसिडरेशन लेने के लिए सूट नहीं कर सकता, ओके। सो privity of contract means the relationship that subsists between the parties who have entered into contractual obligations. Therefore, or thus, if there is a contract between A and B, C cannot enforce it even though the contract may be for the benefit of C. Okay? तो C का भले कितना भी बड़ा फायदा हो लेकिन A और B के बीच में C नहीं पड़ सकता, प्रोवाइडेड उसका ए और बी से कोई रिलेशनशिप ना हो, ओके। सो रिलेशनशिप दैट सबसिस्ट बिटवीन द पार्टीज, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। सो कोई भी स्ट्रेंजर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को सूट नहीं कर सकता, कोर्ट ऑफ लॉ में उसके लिए सूट के लिए नहीं जा सकता, ठीक है। सो इन दिस वे these are three important legal rules. Now let us move to the next important legal rule, that is point number 4. हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि इसेंशियल एलिमेंट जो लीगल रूल है, लीगल कंसिडरेशन को लीगल करने के लिए जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है ए कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन मतलब फ्रेंड्स समथिंग इन रिटर्न। ये कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। आप मीन्स सबसे ऐसे हम बोल सकते हैं कि कंसिडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स ने कुछ अच्छा काम किया होगा और उसके बच्चे को अभी उसका बेनिफिट मिल रहा है,
इसका मतलब पेरेंट्स ने ऑलरेडी समथिंग इन रिटर्न पास्ट में दे चुका है और अब जो बच्चा है उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है। अभी का अभी हम कुछ चीज़ खरीद या बेच रहे हैं तो उसका भी कंसिडरेशन मिल सकता है, या आज हम कोई चीज़ हमको मिल रही है और उसका पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे, समथिंग इन रिटर्न फ्यूचर में देंगे। तो कंसिडरेशन कुछ करने या कुछ करने से रोकने के लिए प्रेजेंट में भी दे सकते हैं, पास्ट में भी दे सकते हैं और फ्यूचर में भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नोट्स में लिखा है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, सो कंसिडरेशन कुड बी पास्ट, प्रेजेंट और इवन फ्यूचर ऑल्सो। ओके, कंसिडरेशन तीनों भी टाइप से हो सकता है। ये इसका चौथा इंपॉर्टेंट लीगल रूल है। नाउ लेट अस मूव टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है कंसिडरेशन का या फिफ्थ लीगल रूल है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। फ्रेंड्स, कंसिडरेशन का और एडिक्वेसी का कोई लेना देना नहीं है। एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट। सफिशिएंट जो कुछ हम कंसिडरेशन दे रहे हैं, बदले में दे रहे हैं, उसका सफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं है। सपोज अगर मेरा एक फ्रेंड है और मेरी शॉप पे वो अगर कुछ चीज़ खरीदने के लिए आया है, अगर उसने एक प्रोडक्ट है 100 रुपये का, मार्केट में मैं उसे बेचती हूँ, ठीक है, कंसिडरेशन उस चीज़ का 100 रुपया है, लेकिन मैं अपने फ्रेंड को वो 50 रुपये में देना चाहती हूँ, तो मेरी मर्जी है। ठीक है, सो इसमें एडिक्वेसी का कोई सवाल नहीं है, सफिशियंसी का कोई सवाल नहीं है, मेरी इच्छा है। ओके, मेरा प्रोडक्ट है, मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे वो कितने में, कितना कंसिडरेशन मुझे उसके लिए चाहिए। सो कंसिडरेशन नीड नॉट रिलेट टू द एडिक्वेसी। ओके, सो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न which need not necessarily be equal in the value of something given। हमने किसी को क्या दिया, उसके बदले में बराबर उतने ही वैल्यू का हमें कुछ मिले, इसकी कोई भी नेसेसिटी नहीं है। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ए एग्रीज टू सेल ए हॉर्स वर्थ ₹1000 फॉर ₹10। ए अगर अपना हॉर्स जो 1000 रुपये का है वो 10 रुपये में बेचना चाहता है, तो एज कंसेंट टू द एग्रीमेंट वॉज फ्री कंसेंट। अगर किसी कोई भी दबाव में आके वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो द कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन। ओके, सो जो सेलर है उसकी मर्जी का सवाल है, तो एडिक्वेसी का कोई भी सवाल यहाँ पर नहीं आता। तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी रिलेटेड टू एडिक्वेसी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीगल रूल, रूल नंबर 6। ए कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? सच होना चाहिए, फैक्ट बेस होना चाहिए और इल्यूजरी यानी फंसाने वाला या इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बोलता है कि आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो और मैं आपको चांद तारे तोड़कर ला दूंगा, ठीक है, तो ऐसा अगर कोई कंसिडरेशन बोल रहा है तो हम वो कंसिडरेशन को रियल मान सकते हैं क्या? नहीं, आपको कोई फंसाने के लिए भी ऐसा कर सकता है। तो कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी illusory. Okay, so although the consideration need not necessarily be adequate, it must be real and not illusory. A merely sham consideration, one which is only of apparent but not of real value, is not enough. A contract cannot be created on the basis of something for nothing. Okay, so we can say in short here that a consideration must be real and it should not be illusory. ये रियल होना चाहिए, फंसाने वाला या illusory नहीं होना चाहिए। ठीक है, now let us move to the next legal rule and that is rule number 7. now rule number 7 है legal rule of valid consideration। consideration को valid होने के लिए next legal rule है, and consideration must not be illegal, immoral और opposed to the public policy। एक कंसिडरेशन, फ्रेंड्स, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो समथिंग इन रिटर्न जो है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए और पब्लिक के हित के अगेंस्ट में भी नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई ऐसा कंसिडरेशन दे रहे हैं कि जो कंसिडरेशन बदले में तो मिल रहा है लेकिन पब्लिक के हित में नहीं है, पब्लिक के हित के अगेंस्ट में है, ओके, तो वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं कहलाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि जो पब्लिक के हित में नहीं है, पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, वो तो वॉइड एग्रीमेंट हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो इलीगल चीज़ें, इमोरल चीज़ें और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी जो होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा और वैलिड कंसिडरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, सो इन दिस वे 7th पॉइंट देखा हमने। 8th पॉइंट लीगल रूल का, कंसिडरेशन का वैलिड होने के लिए 8th लीगल रूल है
परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन इज नो कंसिडरेशन। परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन इज नो कंसिडरेशन, इसका मतलब है कि ऑलरेडी कोई पर्सन वो काम करने के लिए वो लायबल ही है, उसको वो काम करना उसकी ड्यूटी में आता है, तो वो उसके लिए कंसिडरेशन नहीं मांग सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है और हम एमएससीबी में जाके कंप्लेंट करते हैं या फ़ोन करते हैं, एमएससीबी से कोई अगर पर्सन आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है और आपके बिल्डिंग में कोई वायर का फ्यूज़ वगैरह कुछ गया है, तो वो काम करता है और उसके बाद अगर वो बोलता है कि मैंने आपका जो काम किया है उसके लिए बदले में मुझे आप मेरी फ़ीस दे दो, तो आप उसको दे सकते हैं क्या? अगर वो ऐसे मांगता है तो ये बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी वो उसकी ड्यूटी है कि उसे जब भी बुलाया जाएगा उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, उसका परफॉर्मेंस जो है वो उसकी एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, उसका काम ही वही है। एमएससीबी में उसको अपॉइंट इसीलिए किया गया है, उसको सैलरी ऑलरेडी इसी काम की मिलती है, तो वो एडिशनली उसके लिए और कंसिडरेशन नहीं मांग सकता। ओके, सो परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन इज नो कंसिडरेशन। ओके, सो उसे अपना काम जो है वो करना ही होगा। हाँ, अगर एक्स्ट्रा वो आपको कोई और सर्विस दे रहा है जो उसकी ड्यूटी और उसके ऑब्लिगेशन में नहीं आती है, तो ज़रूर आप उसको बोल सकते, मीन्स वो आपको बोल सकता है कि आपके लिए उसने जो किया है उसका कंसिडरेशन आप उसे पे कर दो। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव सीन what is meant by consideration and what are the important legal rules of valid consideration. Now friends, let us move to the next type or category of consideration. consideration का classification हुआ है, कुछ kinds है consideration की. So what are the various kinds of consideration? Now see, basically consideration यानी something in return, quid pro quo. ओके, समथिंग इन रिटर्न कितने कैटेगरी में क्लासीफाई हुआ है? 5 कैटेगरी में। समथिंग इन रिटर्न नंबर 1, पहला जो टाइप है, पहला कैटेगरी है कंसिडरेशन का, वो है ए प्रेजेंट कंसिडरेशन। ए प्रेजेंट कंसिडरेशन इज समथिंग विच इज एक्चुअली गिवन, फॉरबोर्न और सफर्ड साइमल्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू ए प्रॉमिस विथ द मेकिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब जिसके अंदर आपने जो कुछ आप काम कर रहे हो तो उसके लिए दोनों पार्टीज को समथिंग इन रिटर्न जो है वो प्रेजेंट में मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए गोज टू ए बुक शॉप एंड बाइज ए बुक। ए शॉप पे जाता है और एक बुक खरीदता है एंड पेज द प्राइस ऑफ दैट बुक इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हुआ? कंसिडरेशन इमीडिएटली मिल गया, प्रेजेंट में मिल गया, दोनों को, ए को बुक मिल गई और बी को उसका पैसा मिल गया, तो ये कंसिडरेशन कैसा हो गया? प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया। नाउ सेकंड जो टाइप है वो है एन एग्जीक्यूटरी और फ्यूचर कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटरी यानी होने का बाकी है, ओके, फ्यूचर में कंसिडरेशन मिलेगा। एन एग्जीक्यूटरी और फ्यूचर कंसिडरेशन इज ए प्रॉमिस टू डू और फॉरबियर और सफर एट ए फ्यूचर डेट. The promise has yet to be performed, okay, by both the parties in the future. A consideration is said to be executory when there is a promise for a promise. Okay, mutual promises to marry and a promise to do work in return for a promise of payment or illustration of executory कंसिडरेशन. हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस ये जो फ्यूचर कंसिडरेशन है इसमें दोनों भी पार्टीज को बदले में जो मिलना है वो अभी तक मिला नहीं है. कंसिडरेशन कैसा है? पे करने का बाकी है. समथिंग इन रिटर्न जो है वो दोनों को अभी बोथ द पार्टीज को कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा. ओके, देखो प्रेजेंट कंसिडरेशन में कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड है और यहाँ पे फ्यूचर कंसिडरेशन में कंसिडरेशन एग्जीक्यूटरी है. थर्ड जो टाइप है वो है ए पास्ट कंसिडरेशन. पास्ट कंसिडरेशन का मतलब है when a person promises to do something for another, the promisee in return for what the latter promisee has already done for the promiser in the past or before making the promise is said to be past consideration which took place in the past. A past consideration is something wholly done, forborne or suffered by the promisee before the making of the agreement. Thus, here we can see the example of past consideration. If at the desire of A, an infant, okay, अगर A जो है वो क्या है? एक infant है, okay, छोटा बच्चा है. B has brought him up, B ने उसकी देखभाल की
एंड व्हेन ए अटेन्ड द मेजॉरिटी, जब ए क्या हो जाता है, जो पहले छोटा बच्चा था अब वो क्या हो गया, मेजर एज का हो गया, एंड अर्नड ए लिविंग। ओके, अब बड़ा होने के बाद वो जो ए है, जो पहले छोटा बच्चा था जिसकी देखभाल किसने की थी, बी ने की थी, अब वो बड़ा हो गया है और वो कमाने भी लगा है, अर्न करने लगा है, और वो ए जो है ही मेड ए प्रॉमिस टू बी, वो बी को क्या करता है, प्रॉमिस करता है टू कॉम्पेंसेट, कि मैं क्या करूँगा, आपको आपका जो भी कुछ आपने मेरे लिए किया है उसका कॉम्पेंसेशन, उसका बदला जो है वो मैं आपको दूंगा। बी फॉर व्हाट बी हैज़ डन फॉर ए इन द पास्ट, किस लिए वो बी को प्रॉमिस कर, जो ए है वो बी को प्रॉमिस क्यों कर रहा है कि मैं तुम्हें फ्यूचर में, अब मैं आपको अपने जो भी आपने मेरे लिए अच्छा काम किया है उसका कॉम्पेंसेशन दूंगा, उसका बदला पे करूंगा। क्यों? क्योंकि ए ने उसके लिए समथिंग इन रिटर्न पहले ही दे चुका है, पास्ट में उसकी देखभाल की है जब वो छोटा था। ओके, सो इस केस में क्या है, ये पास्ट कंसिडरेशन है। ए जो है छोटा बच्चा था तो उसका जो समथिंग इन रिटर्न है वो पहले उसे बचपन में ही मिल गया है, अब बड़ा होने के बाद उसकी बारी है कि बी को वो जो भी कुछ रिटर्न करना है, समथिंग इन रिटर्न जो देना है वो बी को बड़ा होने के बाद देने वाला है। ठीक है, सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ योर पास्ट कंसिडरेशन। चौथी टाइप जो है कंसिडरेशन की वो है नंबर 4, एन अनरियल और इल्यूजरी कंसिडरेशन। अनरियल मतलब जो रियल नहीं है, और इल्यूजरी कंसिडरेशन फंसाने वाला कंसिडरेशन। ए कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस इज सेड टू बी अनरियल और इल्यूजरी व्हेन इट सबसिस्ट merely in words where it is physically or legally impossible to perform a promise, consideration is said to be unreal or illusory। जहाँ पे क्लियर कट पता चलता है कि उसका परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। किसी मुद्दे के अंदर जान डाल देना, ओके, ये पॉसिबल है क्या? आसमान से चांद तारे तोड़ कर लाना पॉसिबल है क्या? ओके, इस तरह के जो आप कंसिडरेशन अगर आपको कोई बोलता है तो वो क्लियर कट क्या है आपका, क्लियर कट ये बात क्लियर हो जाती है कि ये वाला कंसिडरेशन आपको मिलेगा ही नहीं, ये अनरियल है, इल्यूजरी है, फंसाने वाला है। ओके, सो इस तरह का जो कंसिडरेशन होता है उसको अनरियल या इल्यूजरी कंसिडरेशन बोलते हैं। 5 नंबर 5th काइंड जो है कंसिडरेशन की वो है एन अनलॉफुल कंसिडरेशन। व्हेन द कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ, जब बदले में समथिंग इन रिटर्न जो है वो लॉ के नज़र में क्या है, फॉरबिड किया हुआ है, स्टॉप किया हुआ है, तो वो समथिंग इन रिटर्न जो है वो अनलॉफुल कहलाता है। ओके, सो जब लॉ बोलता है कि कोई काम नहीं करना है और वो काम अगर बदले में कोई कर रहा है तो क्या होता है, ये अनलॉफुल कंसिडरेशन कहलाता है। डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, यार लॉ ने जो प्रोविजन करके रखी है उसको ये डिफीट करता है, ब्रेक करता है, फ्रॉड कर रहे हैं, या इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंजुरी, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी या उस पर्सन को नुकसान करने वाली चीज़ है, पब्लिक के हित के अगेंस्ट में है, ये सारी चीज़ें अनलॉफुल कंसिडरेशन कहलाएंगी। ओके, सो फ्रेंड्स, इन दिस वे हमने टोटल 5 काइंड देखी कंसिडरेशन की: प्रेजेंट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन, अनरियल और इल्यूजरी कंसिडरेशन, एंड एन अनलॉफुल consideration. So in this way friends, today we have discussed what is meant by consideration, what are the important legal rules of valid consideration, and what are the different types of consideration. I hope आपको अच्छे तरह से समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लेक्चर में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।